हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत भैया योर साइंस मेंटर। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल करियर पॉइंट फाउंडेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये लास्ट चैप्टर बचा है पीवाईक्यू की सीरीज में, तो आज भाई हम इसके बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम रहने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज फ्रॉम द चैप्टर दैट इज आर एनवायरमेंट। तो भैया यहाँ पर जैसे कि बात कर ली जाए इस चैप्टर की, तो ये जो चैप्टर है बच्चों को बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, मजाक लगता है इस चैप्टर में। तो इसके जो पीवाईक्यूज रहते हैं वो भी लप्पू ही है, ठीक है, वो भी लप्पू से ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये तुम्हें पीछे पता चली जाएगा जब हम आगे चल देंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तुम खुद ही कहोगे कि जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा आसान रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को जिसमें हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे पीवाईक्यू की सीरीज का। सो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो 2020 में इस चैप्टर से पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन भाई, देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम। आपके पास कुछ इकोसिस्टम है, 4 इकोसिस्टम दे रखे हैं, जिसमें से पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गए, एक्वेरियम हो गए, क्रॉप फील्ड्स हो गई। तो ये 4 इकोसिस्टम है आपके पास। आगे आपसे पूछ रहा है कि आउट ऑफ दीज नेचुरल इकोसिस्टम आर, तो आपको इनमें से बताना है कि नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा रहने वाला है। तो अगर हम यहां देखें कि ये जो पॉन्ड है, ये जो पॉन्ड है तालाब, ये भाई साहब क्या हमारा नेचुरली अकरिंग हो सकता है? बिल्कुल नेचुरल सिस्टम है, हमारा इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट भी नेचुरली अकरिंग इकोसिस्टम है। एक्वेरियम्स तो ये ह्यूमन मेड आ गया ना, और क्रॉप फील्ड भी जो है ये ह्यूमंस ने बनाई है। तो हमें मिले हमारे 2 आंसर, कौन कौन से, कि दैट इज जो पहला आपके तालाब होते हैं और दूसरा जो जंगल होते हैं, ये नेचुरली मेड इकोसिस्टम है। तो हमारे को मिले 2 फर्स्ट एंड सेकंड। कहां आ रहा है भाई, कहां आ रहा है? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। फर्स्ट एंड सेकंड इकोसिस्टम आर द नेचुरल इकोसिस्टम। बात करते हैं और वाले क्वेश्चन की। व्हाट विल हैपन इफ द डियर आर मिसिंग इन द फॉलोइंग फूड चेन। तो आपको एक फूड चेन दे रखी है जिसमें ग्रास है, उसको डियर एंड देन टाइगर खा रहे हैं। तो अगर हम यहां बात करें कि ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खाया टाइगर ने, अब क्वेश्चन ये दे रखा है कि क्या होगा अगर डियर को इस वाली फूड चेन से रिमूव कर दिया जाए, डिसअपीयर कर दिया जाए या मिस कर दिया जाए, तो क्या होने वाला है। तो देखो, अगर यहां से सपोज करो हमने इसको हटा दिया, तो क्या टाइगर भाई, क्या टाइगर घास खाएगा? क्या शेर घास खाएगा? क्या चीता घास खाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल इंक्रीज, डेफिनेटली नॉट। भैया जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, वो नॉन वेजिटेरियन है, उसको डियर नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो वो क्या खाएगा? घास नहीं खाएगा, तो इंक्रीज तो होगी नहीं। स्टार्विंग, स्टारवेशन यानी कि भूख के मारे मर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ ग्रास विल डिक्रीज। नो, जो ग्रास है उसकी अमाउंट तो इंक्रीज होगी भैया, क्योंकि उसको खाने वाला डियर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, द टाइगर विल डाई। यस, भूख के मारे जो टाइगर है वो मर जाएगा, उसकी भी सोचनी है हमें। द टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास। नो, कभी नहीं हो सकता, साला ये झुकेगा नहीं, टाइगर है वो। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहां पर राइट रहने वाला है। सो ये देखा आपने कि पहले क्वेश्चन में ही हमें पता चल गया कि इसमें जो पीवाईक्यूज हैं, इस चैप्टर से पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो कितने से लप्पू से हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और 2023 में असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्या है भाई, मजेदार क्वेश्चन होगा। द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अगर एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो चुकी है, प्रोड्यूसर से आगे चल चुकी है प्राइमरी कंज्यूमर तक, तो क्या ये वापस आ सकती है? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो फ्लो है एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शन होता है, यानी कि सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में चल सकती है, बैक नहीं हो सकती। रीजन क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर वो बोला गया है। असर्शन क्या है कि असर्शन में आपको बताया कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है विच पासेस टू हर्बीवर डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉफ। ठीक है, वापस नहीं आ सकती, कम बैक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एनर्जी का फ्लो जो होता है वो फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होता है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसकी? हमारे असर्शन की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए भाई? ए होना चाहिए। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अच्छा, यहां पर भी समझा देते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि जब भी एनर्जी प्रोवाइड होती है, ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचती है, अलग अलग डिफरेंट, तो उसका 10% ही पहुंच पाती है। ठीक है, बाकी सारी वेस्ट मानी जाती है, बाकी सारी हमारे अलग अलग फंक्शंस में काम भी आ जाती है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन रीजन से रिलेटेड 2024 में पूछा गया है। क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। ठीक है, यानी कि यहां पर ये बात कर रहा है हमसे किसके बारे में, कि जो केमिकल्स लगाए जाते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स में, जो ताकि वो पेस्ट से बच सके, तो उनकी जो एक्यूमुलेशन होती है वो जो आपके मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो आपके ट्रॉपिक लेवल पे हाईएस्ट आते हैं, उनके अंदर ज्यादा होती है। बिकॉज क्योंकि भाई साहब
बायोमैग्निफिकेशन का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजन क्या है, हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। नो नो नो, ये तो उसका रीजन दे रहा है कि आपने केमिकल जो थे, पेस्टिसाइड जो थे, वो क्रॉप पर क्यों अप्लाई करें, ये रीजन तो नहीं है। हालांकि ये ट्रू जरूर है स्टेटमेंट कि हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उनको स्प्रे किया जाता है ताकि क्रॉप पर जो पेस्ट है वो क्रॉप को उसको बचा ले, ठीक है, डिजीज होने से बचा ले। तो ये तो हमारा असर्शन भी ट्रू हुआ, रीजन भी ट्रू हुआ, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कब होती, जब यहां पे बात की जाती बायोमैग्निफिकेशन की। ठीक है, यहां पे बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही ट्रू है और रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हमारा आंसर होने वाला है बी। ठीक है, सिंपल है। बायोमैग्निफिकेशन आता तो हम तुरंत आग बंद करके ए लगा देते क्योंकि यही करेक्ट रीजन भी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2024 में पूछा गया है, अ फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन द टर्म ऑफ एनर्जी इफ इट हैज। अब देखिए, आपने पढ़ा है और थोड़ी देर पहले मैंने भी आपको बताया कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे वहां पर जो एनर्जी है वो 10% ही पहुंच पाएगी। तो बाई चांस अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि 100% प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी है, उसका 10% आपके फर्स्ट या प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुंचेगी, फिर उसका भी 10% यानी कि 1% किसी आपके जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वहां तक पहुंचेगी। तो भाई साहब एनर्जी तो यहां पर लॉस होती जा रही है। तो याद रखो कि जितने कम ट्रॉपिक लेवल होंगे उतना आपके लिए बढ़िया है, उतना ज्यादा आपके लिए एडवांटेज है। किसके बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो 2 ट्रॉपिक लेवल सबसे कमी यही है, तो 2 ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं शांति से। ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है। ओजोन शील्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रा रेडिएशन फ्रॉम द सन। क्या जो ओजोन है वो IR से हमें प्रोटेक्ट करती है? दैट इज नॉट राइट। ठीक है, ओजोन एक पॉइजनस गैस है, ठीक है, हार्मफुल गैस है हमारे लिए। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, जो ओजोन है वो क्या करती है, प्रोडक्ट है किसका, यूवी रेडिएशन का। क्योंकि जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एनर्जी आती है, सनलाइट आती है, तो भाई साहब एक नया ऑक्सीजन पैदा होता है और उससे O3 बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एट द लोअर लेवल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट एसेंशियल फंक्शन। नो, ओजोन जो है वो हायर लेवल पर ही अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, लोअर लेवल पे आ गई तो हम क्या करेंगे इसका, तो ये भी गलत है। अब क्या है द करेक्ट स्टेटमेंट आर। अच्छा, ये वाला भी तो सही है ना, हमारा ओजोन जो है वो एक पॉइजनस गैस है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास आए ए एंड सी। तो ए एंड सी है क्या भाई, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, जैसा कि दिख रहा है आप सभी को और जैसा कि हमने इसके बारे में बात भी करी। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अगेन असर्शन रीजन से रिलेटेड है। और अगर हम यहाँ बात करें, द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो वेस्ट हम डेली यूजेस में जनरेट करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। ठीक है, सुन ली लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, रीजन क्या है, द वेस्ट जनरेटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली मे कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। भाई साहब क्या इसका असर्शन जो ट्रू था, इसका रीजन तुम्हें समझ में आया? रिलेटेड है, रिलेटेबल है, नहीं है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर अगर हम यहां बात करते कि जो वेस्ट हैं वो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन कर देते तो रीजन बन जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर तो एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, तो दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसे वेस्ट जो जनरेट होते हैं अगर उनको डिस्पोज नहीं करोगे प्रॉपरली तो वो हमारे लिए एनवायरमेंटल कोज करेगा, प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तो यार दोनों ही सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहां है, तो वापस से हम जाएंगे बी की तरफ और बी ही इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये जो रीजन है इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन या स्टेटमेंट ए। ठीक है भाई, लग रहा है कि आसान से क्वेश्चन से ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, लप्पू लप्पू से क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सम वेस्ट आर गिवन बिलो। कुछ वेस्ट हमें दे रखे हैं, गार्डन का वेस्ट है, बॉल पॉइंट पेन की रिफिल है, एम्प्टी मेडिसिन की बॉटल्स हैं जो ग्लास से बनी है, पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, ओल्ड कॉटन शर्ट है। ठीक है, चलिए तो द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अमॉन्ग दीज आर। तो देखो गार्डन का जो वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, बॉल पॉइंट की पेन रिफिल जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक से बनी है, एम्प्टी मेडिसिन बोतल बेड ऑफ ग्लास, अब ग्लास भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल बायोडिग्रेडेबल है भाई,
और ओल्ड कॉटन की शर्ट बायोडिग्रेडेबल है। तो आपको कौन कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं? दो ही हैं, बॉल पॉइंट की पेन की रिफिल और ग्लास की बोतल। कहां आ रहे हैं? सेकंड एंड थर्ड में आ रहे हैं। सेकंड एंड थर्ड, दैट मींस ऑप्शन बी जो है यहां पर राइट है बच्चों। ठीक है, राइट है, बस इतना सा। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में पहचानो और नंबर ले जाओ। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ट्रू है भैया कि सभी भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? ताकि वो अपने फूड का ब्रेकडाउन कर सके रेस्पिरेशन सिस्टम के, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। रीजन क्या है? फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ताल्लुकात है क्या असर्शन का रीजन का कोई रिलेशन है? क्या नहीं है ना। जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए एक दूसरे से एक साथ इन्होंने। तो भैया ये रीजन तो ट्रू है, सॉरी रीजन की स्टेटमेंट ट्रू है कि क्या है कि जो फ्री ऑक्सीजन का एटम है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ओजोन बना लेता है। दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहां है? ठीक है, तो यहां पर फिर से हम जाएंगे बी के साथ। हम फिर से चले गए किसके साथ बच्चों? बी के साथ, क्योंकि रीजन जो है असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहां पर लिखना चाहिए था उसे कि यहां पर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। ठीक है, अब देखो पेपर में पूछा जाएगा ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन यहां पर आपसे बस रीजन को भी करेक्ट करके और रीजन की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट कर देगा। बस इतना सा ही खेला होगा क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन यही आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? अभी थोड़ी देर पहले भी तो किया था, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है नेचुरल इकोसिस्टम। तो पॉन्ड तो भैया नेचुरल था, ग्रासलैंड, बड़ी सी ग्रासलैंड भी नेचुरली होते हैं, फॉरेस्ट भी नेचुरल है, क्रॉप लैंड इकोसिस्टम, भाई साहब क्रॉपलैंड कहां से आपके नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है? ये तो हमने बनाए हैं। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपके पास कुछ ग्रुप्स है। ग्रुप क्या है भाई? देखो, कॉटन है, सिल्क है, नाइलॉन है, लेदर है, वूल है, वुड है, सोप है, वीट है, बनाना है, कैट है, रेट है, ट्री है, सोप है, डिटर्जेंट है, सिल्क है, पॉलिएस्टर है। द ग्रुप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर। अब आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल चाहिए तो आप एक काम करो, जहां जहां पर भी आपको हाइड्रोकार्बन यानी कि प्लास्टिक दिख जाए उसको हटा दो। ठीक है, तो देखो भाई साहब, पहला मुझे दिख गया पॉलिएस्टर, ये तो नहीं होने वाला। नायलॉन दिख गया, ये भी नहीं होने वाला। अब आपके पास बचे दो ग्रुप, उनको चेक कर लो, वूल है, वुड है, सोप है, वीट है, सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। बनाना है, केट है, रेट है, ट्री है, सारे के सारे कौन से सब्सटेंस है भाई? कौन से सब्सटेंस है? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो सेकंड और थर्ड हमें मिला, और सेकंड और थर्ड ही है क्या हमारे पास ऑप्शन में? हाँ है भाई, डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, झट झट सबको पहचाना, चट मंगनी और पट आंसर। ठीक है, बयान नहीं हो रहा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2023 में पूछा गया है, एंड इसके स्टार लगा देते हैं वापस से चांसेस के आने के। इन द फॉलोइंग फूड चेन, इफ 50 जूल ऑफ एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द हॉक, हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट एट द फर्स्ट एंड द थर्ड ट्रॉपिक लेवल? जस्टिफाई योर आंसर। अरे मेरे मुन्नाओ, अगर हॉक के पास अभी 50 जूल एनर्जी बची है तो इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 जूल, इधर फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5000 जूल एनर्जी, फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो भाई साहब क्या होगा? 50,000, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएंगे 5 लाख जूल। 5 लाख जूल। तो देखो उसने पूछी किस किस से? हमसे पूछी है उसने हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन द फर्स्ट एंड द थर्ड। तो फर्स्ट कौन है? ग्रास है, एंड थर्ड कौन है? फ्रॉग है। तो फर्स्ट वाले के पास 5000 जूल है और थर्ड वाले के पास 5 लाख जूल है और थर्ड वाले के पास 5000 जूल एनर्जी प्रेजेंट है। तो पढ़ लेते हैं भाई। द एनर्जी एट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल बी 5 लाख जूल, द एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल विल बी 5000 जूल। सही है, ठीक है, हमने सिंपल सा कैलकुलेशन किया मैथ्स में। 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू। अच्छा, कुछ और भी है क्या? जस्टिफाई योर आंसर। हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 10% एनर्जी है वो ये ट्रांसफर हो पाती है अगले ट्रॉपिक लेवल तक, बाकी सारी वेस्ट है। तो देखिए 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स। बस यही बात उसने करी गई है जस्टिफिकेशन में, एंड देन हमारा 11th आंसर भी हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12
2024 में पूछा गया था, नेम द टर्म यूज फॉर द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो क्या बोलोगे आप उन्हें? हम उन्हें बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस विच कांट बी ब्रोकन डाउन बाय द यूजिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड नेचुरली, so then it is known as, it is considered as non biodegradable substances. So next, give two ways by which they harm various component of ecosystem. सबसे पहली चीज तो अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो हमारे एनवायरमेंट में लंबे समय तक बने रहेंगे और जिससे पोल्यूशन होगा। तो देखिए यही लाइन दे रखी है, दे आर इनर्ट यानी कि न्यूट्रल नेचर के होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते और परसिस्ट होते हैं अपने एनवायरमेंट में फॉर लॉन्ग टाइम एंड देन दे कॉज पोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अब यहां पर जो बैक्टीरिया है जो भी उनकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती है इनके थ्रू। तो भैया यही थे हमारे आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान है, ठीक है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर डिकम्पोजर, डिकम्पोजर क्या होते हैं, लिस्ट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एब्सेंस इन एन इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम आंसर देते हैं डिकम्पोजर क्या होते हैं। तो गौर से सुनिएगा, डिकम्पोजर क्या करते हैं भैया, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फीड करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। किस में करते हैं? सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। अब ये मतलब एक तरह से खाना खा रहे हैं, मतलब वेस्टेज खा रहे हैं और उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद वापस जो उनका वेस्ट है उसको सोइल में मिक्स कर रहे हैं ताकि सोइल जो है उसके न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे। तो देखिए कंसीक्वेंसेस क्या पूछा है उसने कि अगर ये एब्सेंस हो जाएंगे तो हमारे इकोसिस्टम में क्या इसका इफेक्ट आने वाला है। तो कोई भी सोइल जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाएगी वापस से, गंदी बदबू आएगी हर तरफ से, ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज यानी कि मधुमक्खी क्या मक्खियां इधर उधर फैलेगी, मधुमक्खी क्यों। नेक्स्ट एक्यूमुलेशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट, ये बढ़ते जाएंगे और कोई सेंस नहीं निकलेगा। नो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, तो ये सब कुछ हमने लिख दिया कि भैया इतने सारे कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं अगर डिकम्पोजर एब्सेंट हो जाए हमारे अर्थ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 और 2024 में पूछा गया है, प्लांट डियर लोयन इन द गिवन फूड चेन what will be the impact of removing all the organism of second trophic level on the first and third trophic level। सिंपल सी मोटा मोटा में ये बात की गई है कि अगर आपके पास ये एक फूड चेन है, इसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब आप सेकंड वाले जो ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसको हटा दोगे। किसके ऊपर? फर्स्ट वाले के ऊपर और थर्ड वाले के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एमसीक्यू की बेसिस पे, इजी सा क्वेश्चन है। विल द इंपैक्ट बी द सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इन द अबव फूड चेन इफ दे वर प्रेजेंट इन द फूड वेब, जस्टिफाई। अब मेरी बात सुनिए, हम नॉर्मल सी बात कर लेते हैं यहां पर। अगर बच्चों सेकेंड ऑर्गेनिज्म हट गया, डियर हट गया, तो जो लोयंस है वो भूखे मर जाएंगे। चेन की बात हो रही है, अभी वेब की बात नहीं हो रही है। इस चेन में अगर डियर गायब हो चुका है तो लोयन भूखे मर जाएंगे क्योंकि शेर घास तो खाने से रहा, ठीक है, शेर हरी चीजें तो खाने से रहा, तो ये मर जाएंगे। लेकिन प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी क्योंकि प्लांट को खाने वाला डियर नहीं है। ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल होगा। लेकिन उसने दूसरी बार ये पूछा है आपसे कि विल द इंपैक्ट बी सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जो लोयन है आपका इन द अबव फूड चेन इफ दे वर प्रेजेंट इन फूड वेव, अगर ये फूड चेन होने की बजाय क्या होती? फूड वेब होती। और वेब में तो क्या है, अपना काम चलाने के लिए कोई भी किसी को भी खा लेगा, ठीक है, कोई भी किसी को भी खा लेगा अदर ऑर्गेनिज्म को। तो भाई साहब लोयन के पास ऑप्शन आ जाते हैं, यहां पर अल्टरनेट ऑप्शन है भैया कि अगर डियर नहीं मिल रहा तो कुछ और खा लूं, ठीक है, घास नहीं खाएगा किसी और को खाएगा तो वही खा लूं। तो यहां पर इंपैक्ट क्या है, सेम तो नहीं रहने वाला, बदल जाएगा। चलो देख लेते हैं आंसर। नंबर ऑफ प्लांट या ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल इंक्रीज, जैसा कि हमने बात करी थी। नंबर ऑफ लोयन ऑर्गेनिज्म ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल विल डिक्रीज, जैसा कि हम जान चुके थे। नो, इसका वो वाला आंसर है कि क्या वही सेम इंपैक्ट आएगा अगर ये फूड चेन की जगह फूड वेब होती तो नहीं आता। देखो कैसे, एज द ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट लेवल विल फाइंड अल्टरनेटिव फूड एंड विल नॉट स्टार्व टू डेथ, ये भूख से नहीं मरेगा। फूड वेब्स इन मोर स्टेबल वेयर द एनिमल्स एज प्रे मे बी अवेलेबल, अदर जो भी शिकार है वो कर लेगा वो और उसके बाद जिंदा रह जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें और वाले क्वेश्चन की, तो अ गैस एक्स विच इज डेडली पॉइजनस इज फाउंड इन द हायर लेवल ऑफ एटमोस्फेयर। मैं इसको मार्क करते हुए जा रहा हूं, ठीक है। एक गैस एक्स है जो डेडली पॉइजनस है, हमारे एटमॉस्फेयर में हायर लेवल पे मिलती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन को करती है।
नेम द गैस, राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय दिस गैस इन द एटमॉस्फेयर। अब तुम सब बच्चों को आइडिया लग चुका होगा कि कौन सी गैस के बारे में बात हो रही है। अगर जिन बच्चों को भी आइडिया नहीं लगा है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुआ, नीचे भी पढ़ लो, ठीक है। विच केमिकल इज लिंक्ड टू द डिक्रीज इन द लेवल टू दिस गैस, यानी कि इस गैस को कम करने के लिए कौन सा केमिकल लिंक है। What measures have been taken by international organization to check the depletion of layer containing this gas? अब तो समझ गए होंगे मेरे लाल, डेप्लीशन ऑफ ओजोन गैस या ओजोन लेयर। तो देखिए अब मेरी बात सुनिए, तो गैस का नाम क्या हो गया, ओजोन हो गया, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। नेम द गैस एंड राइट द फंक्शन। अब ये काम क्या करती है, ये सन से आने वाली हमारी अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल होती है उनको फिल्टर आउट करती है। नेक्स्ट, कौन सा केमिकल है जो इनकी लेवल को डिक्रीज कर रहा है भाई साहब, कोविड में सबने सुना था CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। फिर इसके बाद जो आपकी IUCN है उसने बैन कर दिया था इस पे। चलो देख लेते हैं क्या है। गैस जो है ओजोन है, शील्ड की तरह काम करती है, हमारे सरफेस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जो कूलेंट का काम करते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और AC में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सक्सीड इन फॉरेजिंग इन द agreement to freeze CFC production in 1986 levels manufacturing of CFC free refrigerator। इन सब में बैन, मतलब इनका CFC का यूज को बंद कर दिया गया ताकि आपके ओजोन लेयर जो है वो बनी रहे लंबे समय तक, ठीक है, प्रोटेक्शन आती रहे भैया हमारी तरफ, ठीक है, आशीर्वाद बना रहे ओजोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इजी सा क्वेश्चन था भैया 14 भी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें क्योंकि क्वेश्चन ही खुद आंसर दे गया एंड में आके। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप अफेक्ट ऑर्गेनिज्म एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स, नेम द फिनोमेनन इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट हैपन। याद करो थोड़ी देर पहले असर्शन और रीजन से रिलेटेड ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था बायोमैग्निफिकेशन, उसी का यूज हम यहाँ करके जस्टिफाई करेंगे हमारे आंसर को। तो देखिए फिनोमेना है, घटना है बायोमैग्निफिकेशन की, और बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जब आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए पेस्टिसाइड क्या करते हैं, पेस्टिसाइड आर वॉश डाउन इनटू द सॉइल एंड वाटर बॉडीज। जब आप किसी भी क्रॉप फील्ड पर पेस्टिसाइड अप्लाई करते हो तो पेस्टिसाइड जो है वो क्रॉप के साथ साथ आपके वाटर बॉडी में और सॉइल के अंदर इंटेक हो जाते हैं, एंड देन फ्रॉम द सॉइल पेस्टिसाइड आर एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप प्लांट अलोंग विद द वाटर एंड मिनरल्स एंड एंटर द फूड चेन। फूड चेन में वो एंटर कर चुके हैं, अब उनको प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर जो भी है उनको इंटेक करेगा, एंड दीज केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल। बढ़ते जाएंगे आगे। As human being occupy the top level in any food chain, the maximum concentration of these chemical get accumulated in our body। तो याद है ह्यूमन हम तो सबसे ऊपर हैं, तो हमारे बॉडी में इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, और इस फिनोमेना को नाम दिया गया है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई आपसे, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो शोइंग द 3 फूड चेन ABC एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो ए दिख रहा है हमें, ठीक है, पत्तियां खाती हैं किरणें, गौर से सुनिएगा, क्या दिख रहा है, पत्तियां खाती हैं किरणें, किरणों, अच्छा वापिस से, पत्तियां खाती है किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे, भूख से कोई ना बचे। अल्लू अर्जुन ने एक पिक्चर में तो बिल्कुल समझा ही दिया भैया, एक फूड चेन तो समझा ही दी। तो देखो पहले वाले में आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पे जो डियर है उसको शेर खा रहा है, मतलब टाइगर खा रहा है, एंड देन ऑल चलता रह रहा है। दूसरी वाली में भी हम देख सकते हैं टिड्डे को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने, सांप को खा गया ईगल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्लांट है भाई साहब एक्वेटिक, और ये गया स्कॉर्पियन, इधर क्या फिश, इधर से आया अपना क्रेन ब्रेन। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर लिया भैया, देख लिया हमने क्या फूड चेन है। नेम द टाइप ऑफ इकोसिस्टम डेट एग्जिस्ट इन द फूड चेन B एंड C। तो B के अंदर अगर हम बात करें तो ये तो जमीनी लेवल पे जुड़े हुए हैं, जमीनी लेवल पे चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये टेरेस्टेरियल होना चाहिए, और C की अगर हम बात करें तो ये पानी के अंदर होने वाली चीज है, पानी के अंदर चलने वाली फूड चेन है, तो ये होने चाहिए आपके एक्वेटिक। अभी आगे देखेंगे, देख लेते हैं। चलो क्या है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड है, जो भी आप बोलो, एक्वेटिक और पॉन्ड या दूसरा वाला है आपका। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन आर प्रोड्यूसर वाई। हमेशा पहला ट्रॉपिक लेवल ही क्यों है, वो हमारे प्लांट क्यों है, क्योंकि आपको जहाँ याद है कि प्लांट जो है उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो सनलाइट को कैप्चर करके अपना जो फूड है उसको केमिकल एनर्जी में प्रोवाइड करते हैं, बना लेते हैं। तो बस हमारे पास ऐसा नहीं होता। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी डू दीज प्रोड्यूसर कैप्चर फॉर देयर यूज।
ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी को ये यूज कर पाते हैं। नेक्स्ट, व्हाई आर द एरो शोन इन द डायग्राम इन वन डायरेक्शनल ओनली नॉट वाइस वर्सा। पढ़ चुके हैं कि जब एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बैकवर्ड नहीं आ सकता। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आर ऑलवेज प्रोड्यूस एंड ऑटोट्रॉप्स दे कैप्चर सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास 1% एनर्जी को कैप्चर किया जाता है सोलर एनर्जी में। नेक्स्ट, बिकॉज एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, वापिस रिवर्ट बैक नहीं हो सकती। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं मूव क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? 2024 में पूछा गया है, ढंग से पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। आहा, फूड चेन बंधे हुए हो, एक भी हटा तो मर जाओगे। फूड वेब अल्टरनेट ऑप्शन से जो भी हो जिंदा तो रह पाओगे। इन अ फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ डियर, ग्रास एंड टाइगर, इफ द पॉपुलेशन ऑफ डियर, ग्रास एंड टाइगर डिक्रीज। ये तो फिर से आ गया, फिर से आ गया, ठीक है, फिर से आ गया, इसका मतलब हम नहीं करने वाले। चलिए फूड चेन देखते हैं। ये एक सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की, फीडिंग ऑन वन एंड अनदर वेरियस लेवल। फूड वेव क्या है? एक जाल होता है, नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन, सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस विद प्रोवाइड अ नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यहां पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। मम्मी ने बोला चावल बने खा लो चुपचाप। बाजार में घूम रहे हो, इधर तुम्हें मोमो दिख रहा है, इधर चाउमीन दिख रही है, सब कुछ खा लेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है ना, घर पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन नहीं तो फूड चेन, और ऑप्शन है अल्टरनेट ऑप्शन है तो फूड वेब। ठीक है, सब समझाने के लिए बोला है। बाकी ये तो तुम जानते हो कौन की पॉपुलेशन बढ़ेगी कौन की पॉपुलेशन घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? व्हाट आर डिकम्पोजर? एक्सप्लेन हाउ द डिकम्पोजर कीप द एनवायरमेंटल क्लीन एंड ऑल्सो रिप्लेनिश द सोइल न्यूट्रिएंट्स। क्या ये एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था? तो यहां पर लिख देते हैं, कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी को लगता है कि समझना है तो आओ समझ ही लेते हैं भाई। क्या है डिकम्पोजर? क्या होते हैं? ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाने को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को या डेड मैटर जो होते हैं उनको क्या है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? हम अगर बात करें कि डिकम्पोजर जो होते हैं वो गार्बेज को क्लीन कर देते हैं और उसके बाद कंपोस्टिंग कर देते हैं। मतलब हमारे पास एक चीज आती है जो न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश कर देती है। रिसाइकल द न्यूट्रिएंट दैट एंटर द सॉइल एंड यूजिंग अगेन बाय प्लांट्स। वही उसका अपोजिट में आंसर, मतलब उसका ही आगे वाला आंसर हमने यहाँ नीचे लिख दिया। नेक्स्ट क्या है? What does a food chain represent? The number of trophic level in food chain is limited. Give an example stating reason to justify this statement. तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि फूड चेन क्या होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है, कितने ट्रॉपिक लेवल तक इसमें होना चाहिए, क्यों ये लिमिटेड ट्रॉपिक लेवल रखती है, हमें सारी चीजों को स्टेटमेंट के साथ जस्टिफाई करना है। तो देखिए भाई साहब, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। ये फूड चेन एक सीरीज होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्टेड रहता है एक चेन से, एंड देन इट इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन नेचुरल इकोसिस्टम। कैसे है? एग्जांपल है ग्रास, सपोज करते हैं इसके पास 10,000 जूल एनर्जी है, इसका 10% यानी कि जो 10,000 का 10% 1000 हो गया, उसका 10% फ्रॉग के पास गया, उसका 10% स्नेक के पास गया और उसका 10% ईगल के पास गया। यानी कि यहां पर हमें मिला कि ओनली 10% जो एनर्जी है वही प्रेजेंट रहती है या वही पहुंच पाती है दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक, बाकी नहीं पहुंच पाती, बाकी हमारे लिए वेस्ट है। इसलिए अगर हम बात करें तो आपकी फूड चेन जितनी छोटी होगी उतनी ही एनर्जी आपको प्रोवाइड होगी, अदरवाइज कोई सेंस नहीं है इन सारी चीजों का, क्योंकि 1 जूल एनर्जी किसे कहते हैं भाई साहब। ठीक है, तो यहां पर हमारे को शॉर्टर फूड चेन रखना ही बेस्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 2020 में पूछा गया है। क्या है भैया? ए से डी तक के आंसर देने हैं और ये पैराग्राफ हमें पढ़ना है। पढ़ लेते हैं। द टिहरी डैम दैट इज the highest dam in India and one of the highest in the world. The Tihri Dam withhold a reservoir of capacity 4.0 km cube and surface area 52 km square. Okay. It is used for irrigation, municipal water supply and the generation of 1000 megawatt of hydroelectricity. अब कमेंट में मुझे बताओ कि जो टिहरी डैम है ये कौन सी रिवर पर बना हुआ है। ठीक है, द टिहरी डैम हैज बीन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेस्ट एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी लेड द एंटी टिहरी डैम मूवमेंट इन 1980s to 2014। और ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा चिपको मूवमेंट में। The protest was against the displacement of town inhabitants and environmental consequences of the weak ecosystem, and the relocation of more than 1 lakh people from the area has led to protracted legal battles over the resettlement rights and ultimately resulted in the delayed completion of the project। बिल्कुल, टिहरी डैम आपके कभी फादर से पूछिएगा अगर उनको पता हो तो।
टिहरी डैम जब बना था तो इसमें बहुत सारे भाई साहब लोगों को माइग्रेशन करना पड़ा था, अपना घर छोड़ के, अपने गांव छोड़ के भागना पड़ा था, और उन लोगों की ऐसी स्थिति थी कि गवर्नमेंट ने जो उनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ABCD तक क्वेश्चन है, आंसर देना है। हाउ इज हाइड्रो पावर हार्नेस्ड? हाइड्रो पावर हमारे लिए कैसे मदद में है, कार्य शक्ति है? तो भाई साहब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना है? तो हाइड्रो पावर इज हार्नेस्ड बाय कन्वर्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। पानी की पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफाइन 1 मेगावाट, अरे मेगावाट 10 की पावर 6 जूल है। अब 1 मेगावाट को डिफाइन करना है तो इसका मतलब है कि अगर पावर डेवलप हुई है 10 की पावर 6 जूल ऑफ वर्क, अब कैसे? 10 की पावर 6 जूल ऑफ वर्क को आपने किया है 1 सेकंड में, देन द पावर विल बी 10 की पावर 6 मेगावाट। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेंशन 2 डिसएडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टिहरी डैम। पहली चीज तो माइग्रेशन करना पड़ा था, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गया था, लंबन ज्यादा लोगों के जो किसान थे, ट्राइब्स थे, उनको वहां से डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा। नेक्स्ट क्या है? What happens when water from greater heights is made to fall on the blades of turbine? So turbine move करेगी, the blades of turbine move to armature of the generator which high speed generate electricity, electricity produce हो जाएगी, easy। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही हम लेके आए हैं। तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है भाई? अदर रीजन से रिलेटेड तो कतई नहीं, पैराग्राफ वाला दिख रहा है, वापस से पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आ जाओ। क्या है? India today is facing the problem of overuse of resources, contamination of water and soil, and lack of methods of processing the waste. The time has come for the world to say goodbye to single-use plastic. ठीक है, steps must be undertaken to develop environmental friendly substitute, effective plastic waste collection and method of its disposal. Indore treated 50 lakh metric tons of waste in just 3 years. Through biomining and bioremediation technique and bioremediation involve introducing microbes into a landfill to naturally break it down, and biomining involves using trommel machines to shift through the waste to separate the soil and the waste component. ठीक है, the city managed the chip way away 15 lakh metric ton to cost around 10 crore. A similar experiment was successful carried out in Ahmedabad also. यानी कि यहाँ पे सीधी सीधी बात की गई है आपके प्लास्टिक वाले जो वेस्ट होते हैं उनके मैनेजमेंट की। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पर सीधा सीधा मेन टॉपिक लिया गया है। अब क्या है क्वेश्चन? स्टेट 2 मेथड ऑफ इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन इन योर स्कूल। तो आपने आजकल सुना होगा ना, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग रखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग रखो, तो ये आप मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेम एनी 2 यूजेस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन डेली लाइफ। तो सिंगल यूज प्लास्टिक आपने देखा होगा, पॉली बैग्स होते हैं, आपकी जो ड्रिंकिंग वाटर के पाउच आते हैं वो भी सिंगल यूज है। तो वही चीजें के बारे में हम लिख देंगे यहाँ पर। इफ वी डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ प्लास्टिक, हाउ कैन एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्सटीट्यूट बी प्रोवाइडेड? आपके पास बहुत सारे मेथड हैं, आपके पास कॉटन बैग्स हैं, आपके पास जूट बैग्स हैं, ठीक है, तो आपके पास अल्टरनेट मेथड हो सकते हैं, बाकी आप इसको बंद तो करो। नेक्स्ट, डू यू थिंक द माइक्रोब्स विल वर्क सिमिलरली इन लैंडफिल साइट एज दे वर्क इन द लेबोरेटरी? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, लेबोरेटरी की कंडीशन को बिल्कुल एनवायरमेंटल कंडीशन की तरह प्रेजेंट किया जाता है और माइक्रोब वहां पर भी वर्क करेंगे। एक बार देख लेते हैं। यूज ऑफ सेपरेट बीन्स फॉर प्लास्टिक एंड पेपर, सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ये आप इससे सेपरेट कर सकते हैं। पैकेजिंग ऑफ वाटर, फूड, मिल्क, बिस्किट, जो भी आपके छोटे छोटे बैग्स होते हैं। डिस्पोजेबल यूनिटली आइटम, बाउल, टम्बलर, प्लेट, लीव्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट, बाय प्रोवाइडिंग क्लॉथ, जूट, अर्थन पॉट्स एंड यूटेंसिल पेपर ऑफ एनी मटेरियल, हम यहाँ पर दूसरे पर्पस के लिए जो भी बैग्स हैं, जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी ना, फंक्शंस में यूज एंड थ्रो वाले आइटम्स का यूज़ किया जाता है फूड के लिए, तो उनको हम हटा सकते हैं, उनकी जगह हम ले सकते हैं आपके जो लीव्स की प्लेट होती हैं, पत्तियों की बनती है जो, वो ले सकते हैं। फिर क्या है? यस, माइक्रोब्स का। हाँ, तो भाई माइक्रोब्स को हम एक्शन जो होता है वो टेस्टेड जो किया जाता है लेबोरेटरी में, क्रिएटिंग द सेम कंडीशन एज इन द लैंडफिल, सेम कंडीशन के बेसिस पे किया जाता है, एंड यू कैन डू द सेम। ठीक है, माइक्रोब्स वैसे ही वर्क करेंगे, बिल्कुल सेम। अब मेरी बात सुन लीजिए, आपका काम बस इतना सा है कि हमने बहुत सारे PYQ कर लिए हैं हर एक चैप्टर के। ठीक है भैया, अब पेपर का समय है तो कृपया करके ध्यान दे दीजिएगा, पेपर में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, कुछ ही दिन में एग्जाम है। तो बस यही बोलूंगा कि ये सारे PYQ एक बार सॉल्व कर लेना बच्चों, और इसी के साथ थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय।